इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है सर जी, ये ट्री फॉर्म वाला एक्सप्रेशन है, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है? हाँ जी, ट्री फॉर्म में हमने जस्ट ये देखा था कि एक्चुअल एक्सप्रेशन है उसकी आवाज सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। रिप्रेजेंट करने का एक सेकंड वे है। ये कुछ सर तो ये होता रहता है किसी टाइम आवाज जो है वो नहीं है कि किस टाइम आ जाएंगे। आवाज आ रही है मेरी जी? क्लियर आ रही। अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम सर। रिप्रेजेंटेशन तक ट्री की रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन के अंदर उसका मतलब मेन हेड कौन सा है और उसके बाद आगे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं वगैरह वगैरह। तो ये फुल फॉर्म की एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन है जो मैं ग्राफिकली कल हमने देखा था, इसको मैथमेटिकल में रख करके वो कैसे इसको व्यू करता है। वो एक ट्री बना के मैं दे देता है उसके। आज जो हमने पढ़ना वो आगे हमारे पास है वेरिएबल्स एंड फंक्शंस हैं। जल्दी वो आज दोबारा वो रन करके दिखा दे, नहीं समझ आई थी कल, बिल्कुल कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। इस चीज की नहीं आई थी समझ। ये बस सर, ये जो अब सामने स्क्रीन के ट्री फॉर्म वाला, इसकी बिल्कुल समझ भी नहीं आ रही थी कल। समझ क्या नहीं आई इसके अंदर? अभी ये बना हुआ ट्री और इसमें आप देखें कोई क्वेश्चन है तो हुआ क्या है हमारे पास के आप ऐसे समझें कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसकी ट्री फॉर्म क्या होगी? एक तो इसका मेन हेड होगा जो जो कि ये हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, एक ए एक्स स्क्वायर है, एक बी एक्स है और एक सी है, तो इसका जो मेन हेड है वो प्लस हो जाएगा। और फिर उस प्लस के बाद इसके तीन एलिमेंट्स हैं तो तीन इसकी जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस हो जाएंगी। तो हर जो ब्रांच है वो आगे सी और सी लिखा हुआ है और सी को बी एक्स लिखा हुआ है, ये क्या चक्कर है सर? किधर जी? सर ये जो रूट में देखें, ट्री में देखें, ये ट्री बना हुआ है। हाँ हाँ, ये सॉरी, ये बिल्कुल ये थोड़ा मिस्टेक है, ये गलत बनी हुई है। तो इसको ना ऊपर आप चेंज कर लें, ए एक्स स्क्वायर, ये सी सेंटर में आ जाएगा, बी एक्स दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है, वैसे ये भी ठीक ही है, कोई नहीं। अगर आप ऐसे समझ लें कि रिप्रेजेंटेशन तो ठीक है, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि प्लस है ना, तो आप कोई सी टर्म जो है वो आप पहले कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी फर्दर रिप्रेजेंटेशन सही क्लियर करनी है तो आप
ये दोनों ब्रांचेस जो है इनको शिफ्ट कर दें, सी के नीचे सी वाली लाइन लगा दे और बी एक्स के नीचे बी एक्स वाला, तो ये फिर ये ठीक हो जाएगा। ये ऊपर से एक्सप्रेशन चेंज कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस बी एक्स कर दें, तो फिर भी ठीक हो जाएगा। तो ये इशू है, मैंने नोट नहीं किया इसको, ये इशू है। ठीक है, समझ आ गई बात की? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर रिमेनिंग स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें क्लास के जो कर रहा हूँ, साथ साथ जो आ रहा है मैं अलाउ कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है एक्चुअली है हमारा वेरिएबल्स एंड फंक्शंस का। वेरिएबल्स और फंक्शंस एक्चुअली क्या होते हैं और हम इसको क्यों बनाते हैं? तो होता ये है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जितने भी टास्क होते हैं उनमें हमारे पास फंक्शंस, कुछ वेरिएबल्स और कुछ कांस्टेंट्स या वो होते हैं। जैसा भी प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर हमने देखा कि हमने कुछ फंक्शंस भी बनाए, कुछ वेरिएबल्स ए बी सी भी यूज किए और कुछ कांस्टेंट वैल्यूज भी यूज की, इंटीजर रियल ये कुछ इस तरह का। तो जो फंक्शंस है एक्चुअली अगर हम सिर्फ उनकी बात करें तो हमारे पास दो तरह के ये फंक्शंस होते हैं, एक बिल्ट इन होते हैं और एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है कि ऑलरेडी डिफाइंड एंड आर द पार्ट ऑफ द मैथमेटिका, कि ये मैथमेटिका लैंग्वेज जो है उसका पार्ट है। और जब मैथमेटिका डिजाइन की जाती है या लैंग्वेज जो है जब बनाई गई तो उस वक्त जो डिजाइनर थे उसके, उन्होंने कुछ फंक्शंस जो है वो बना के इस लैंग्वेज में ऑलरेडी रख दिए हैं, तो हम उनको जस्ट यूज कर सकते हैं। वैसे फंक्शंस को हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं और ये परफॉर्म द मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस, ये चंद कॉमन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। किसी एक ऑपरेशन के लिए कोई एक फंक्शन होगा, दूसरे ऑपरेशन के लिए दूसरा, तो मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए मल्टीपल फंक्शंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हर तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, हर किस्म की जो कंप्यूटेशन है मैथमेटिकली, वो बिल्ट इन फंक्शंस के थ्रू हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी कंप्यूटेशंस हैं जिसके लिए हमें बिल्ट इन फंक्शंस जो है वो इनफ नहीं होते, तो हम क्या करते हैं कि आपने जो कोडर हैं या लिखने वाले हैं, जैसे हम यूजर हैं, यूजर जो है वो अपनी मर्जी से अपने फंक्शंस में वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि मैथमेटिका जो है उसकी कैपेबिलिटीज जो है वो एक्सटेंड हो जाती हैं। लाइक आप ऐसे समझे कि मैथमेटिका के अंदर लाइक 3 नंबर्स हैं, उनको ऐड करने का एक फंक्शन मौजूद है, बिल्ट इन फंक्शन। तो अगर हमने कोई 5 नंबर्स को ऐड अप करना है तो उसके लिए फंक्शन मैथमेटिका में नहीं है, तो हम अपनी तरफ से खुद एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो 5 नंबर्स को सम अप करेगा। तो इस ऐसा करने से क्या होगा कि मैथमेटिका में हम 5 नंबर्स को भी बाय यूजिंग यूजर फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, हम 5 नंबर्स को भी ऐड कर सकेंगे। तो जैसे मैथमेटिका 2 या 3 नंबर्स को ऐड कर रहा था, अब मैथमेटिका में 5 नंबर्स को भी ऐड कर सकेंगे। तो ऐसा करने से जो कैपेबिलिटी है, जो फीचर्स हैं समझ लें, कह लें, तो वो मैथमेटिका के एक्सटेंड हो जाते हैं। तो इस स्लाइड में हमें एक्चुअली जो पता चलता है वो ये है कि बिल्ट इन फंक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसी तरह यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोनों जो है वो तकरीबन जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सी है, जावा है, सी शार्प है, वगैरह वगैरह, तो सब के अंदर इस तरह के फंक्शंस में वो होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी, हम ये वेरिएबल्स और ये फंक्शंस क्यों डिफाइन करते हैं पहले भी डिस्कशन हो चुकी, लेकिन यहाँ पे भी देखें तो है कि समटाइम्स a particular function that you need is not part of the built-in function। प्रीवियस स्लाइड पे भी ये बात हुई कि समटाइम हमें कोई ऐसा फंक्शन हमने परफॉर्म करना है जो कि बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर नहीं है, तो उसके लिए हमें फिर अपना जो है वो फंक्शन डिजाइन करना पड़ेगा। और
you may need to use an expression over and over again. एक तो वो ऊपर वाला सिनेरियो है कि हमारे पास फंक्शन अवेलेबल नहीं है बिल्ट इन और हम अपना बनाना चाहते हैं, और दूसरा पर्पस क्या होता है कि हम बार बार किसी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या इवेल्युएट करना चाहते हैं। तो जब हम बार बार इवेल्युएशन करना चाहते हैं तो हम बजाय कि एक्सप्रेशन को हम बार बार लिखें तो हम किसी फंक्शन के थ्रू सेपरेशन को परफॉर्म कर लेते हैं, उस एक्सप्रेशन को कंप्यूट कर लेते हैं। तो जहाँ पे भी नेक्स्ट फर्दर कंप्यूटेशंस में हमें ज़रूरत पड़ती है उस एक्सप्रेशन को दोबारा कंप्यूट करने की, तो बजाय कि हम पूरा एक्सप्रेशन बार बार लिखें तो हम जस्ट उस फंक्शन का नाम दे देते हैं और आर्गुमेंट्स दे देते हैं, तो वो एक्सप्रेशन जो है वो कंप्यूट हो जाता है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सपोज यहाँ पर यह हमारे पास एक वेरिएबल की एग्जांपल है कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं ए, और उस ए में हम कोई वैल्यू जो है वो उसे दे रहे हैं या स्टोर करवा रहे हैं उसके अंदर। तो ये इनपुट 1 में आप देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू n और आगे जो है वो 2 पाई है। तो n हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि ये किसी न्यूमेरिक वैल्यू को डिस्प्ले करता है, तो वो न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी होगी, वो 2 पाई होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो भी वो 2 पाई का रिजल्ट आएगा वो a में स्टोर हो जाता है, और इसी वजह से जब हम आउटपुट 1 इसकी लेते हैं ये, तो हमें 6.28319 मिल रहा है। तो अब a जहाँ जहाँ पे भी नेक्स्ट कंप्यूटेशन में हम a यूज करेंगे उस a का मतलब क्या होगा कि 6.28319। ठीक है? Yes, sir. ये नीचे लिखा हुआ है कि whenever a is used in a subsequent computation, कि नेक्स्ट किसी भी एक्सप्रेशन में हम a को हम अगर यूज करते हैं तो मैथमेटिका विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू दैट a हैज। तो उस a की जगह पे जो उसकी वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी या सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। जैसे ये नीचे मैथमेटिका में सर बता दें करके सर। ये आगे करते हैं अभी इसको, कॉस का फंक्शन है और आगे a जो है उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, a का मतलब 6.28319। ठीक है? और अगर हमने ये चेक करना हो किसी वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है या a का मतलब क्या है, तो हम क्वेश्चन मार्क्स डाल के a लिख के तो उससे हम ये कर सकते हैं, देख सकते हैं कि a में क्या वैल्यू है। ठीक है? सर जी ये ए है क्या? ये वेरिएबल है। ओके सर। ये भी मैथमेटिका में, और लेट्स से ए नहीं, हम ये कोई भी नाम आप दे सकते हैं वेरिएबल का। लाइक मैं x दे देता हूँ, x इज इक्वल टू क्या चीज है, कोई नंबर है, और वो नंबर लेट्स से हमारे पास जस्ट पाई है। उधर हमने 2 पाई किया है तो जस्ट इधर पाई कर लेते हैं। जब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें पाई की वैल्यू 3.14159 देगा। तो अब x जो है वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, ये x के साथ कौन सी वैल्यू एसोसिएट है। अगर ये चीज देखनी हो तो हम क्वेश्चन मार्क्स और आगे वो वेरिएबल नेम दे देते हैं, तो ये हमें बता देगा कि x क्या है, तो x के अंदर कौन सी वैल्यू है। तो लिखा हुआ x इज इक्वल टू 3.14159। ठीक है? तो अब हम इस x को आगे फर्दर किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। लाइक हम कैलकुलेशन कुछ करना चाहते हैं, वो हमारे पास कैलकुलेशन क्या है कि x रेज टू पावर 2 है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर वो 3.14159 की जो भी स्क्वायर वैल्यू बनती है वो हमने आउटपुट में कर लिया। ठीक है? या हम कुछ एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह का करना चाहते हैं कि 1/x प्लस 1। ठीक है? तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये उसी x 1/x
3.14159 प्लस 1 जो भी उसको रिजल्ट आएगा वो हमें मैथमेटिक का जो रिटर्न कर रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने जो है सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया और उसमें एक वैल्यू दे दी और वही वैल्यू जो है वो आगे हम सारी कंप्यूटेशन में इधर जिधर x आ रहा है उधर उधर उसकी वैल्यू 3.14159 काउंट हो। ठीक है सर जरूरी नहीं है कि हम इसको इसी तरह x इज इक्वल टू लाजमी n के फंक्शन के साथ करेंगे। तो हम कोई और वेरिएबल लेट से y इज इक्वल टू 3 कर देते हैं, y इज इक्वल टू 3। तो ये भी सेम उसी तरह ही है, एक वेरिएबल बन गया है y और उसकी जो वैल्यू है वो 3 है। अब जहां जहां पे y आएगा उसका मतलब जो है वो 3 होगा। लेट से हम y प्लस x करते हैं, मतलब x की वैल्यू और y को कंप्यूट करते हैं तो ये 6.1415, तो x के अंदर y जो है वो ऐड हो जाए। तो कोई भी वेरिएबल का जो नेम है वो आप दे सकते हैं और उसमें कोई भी वैल्यू जो है वो आप स्टोर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सर ठीक है जी 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 सर अगर दो वेरिएबल सेम मतलब हों, वेरिएबल यानी एक्स एक्स और उनकी वैल्यू डिफरेंट दें तो किसी फर्दर प्रोसेस में यूज़ करेंगे तो कौन सी वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा? जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू होगी वो यूज होगी, जो प्रीवियस है वो खत्म हो जाएगी। ओके सर। लेट्स से अगर हमारे पास x है और उसकी वैल्यू हम फर्स्ट ऑफ ऑल 2 दे रहे हैं, फिर हम इसी x को क्या दे रहे हैं 4 दे रहे हैं, तो नेक्स्ट किसी कंप्यूटेशन में अगर हम इसको यूज करते हैं x प्लस 1 तो ये 5 देगा। जो प्रीवियस जो रिसेंट वैल्यू है वो इनपुट 37 के अंदर है तो वो वाली यूज होगी, प्रीवियस जो है वो खत्म हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझें कि ओवरराइट हो जाएगी। x वेरिएबल वही है, पहले उसमें 2 स्टोर था, फिर हमने उसके अंदर 4 स्टोर करवा दिया तो 4 ने जो है वो 2 को ओवरराइट कर दिया या रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जहाँ पे भी आप उस वेरिएबल को यूज करेंगे उसमें जो वैल्यू पड़ी होगी रिसेंट वैल्यू वो आउटपुट में यूज होगी। ठीक है जी। Yes, sir. Yes, sir. सर ये हमारे पास एक फंक्शन की एग्जांपल है कि जब हमने कोई फंक्शन डिफाइन करना हो तो उस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन का कोई नेम दे देंगे। लेट्स से हम एक फंक्शन है f वो डिफाइन करना चाहते हैं, तो f इज द फंक्शन नेम और उसके बाद क्या होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसके आर्गुमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और देन राइट हैंड साइड पे जो भी उसकी वैल्यू होगी जिसको हम कंप्यूट करना चाहते हैं वो हम देंगे। जी समझ आ रही बात? सर जी जी Yes, sir. फंक्शन को प्रेजेंट करने के लिए एक तो हमें जो भी बार वेरिएबल यूज होगा वो तो सर कैपिटल नहीं यूज होना, एफ नहीं कैपिटल नहीं यूज होना, और फिर उसके बाद बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो कैपिटल से स्टार्ट होते हैं आइडेंटिफिकेशन के। हमने ये पढ़ा था कि कुछ लैंग्वेज की नेमिंग कन्वेंशंस होती हैं, राइटिंग करते वक्त हम जब चीजें राइट करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम नेमिंग कन्वेंशंस कहते हैं। तो जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनकी नेमिंग कन्वेंशंस में ये है कि जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये सर यूजर डिफाइंड फंक्शन में नहीं है। जी जी ये माइक किसका ऑन है, इसको काइंडली क्लोज कर लो, बंद कर दें माइक। अच्छा तो इधर आप देख रहे हैं ये इनपुट 4 की स्टेटमेंट में हमारे पास फंक्शन का नेम f है और आगे ब्रैकेट्स के अंदर उसके पैरामीटर, एक ही पैरामीटर है जो कि x है। पैरामीटर का स्टाइल या लिखने का जो वे है वो आप देख लें कि x y z कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे अंडरस्कोर होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इक्वल साइन दे के आगे वो फंक्शन क्या करेगा, क्या चीज कंप्यूट करेगा। तो ये फंक्शन जो है ये 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन को कंप्यूट करेगा और इसमें जो 1/1 ये तो कांस्टेंट है लेकिन ये जो एक्स है ये वेरिएबल है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है ये तो भी हम डिफाइन कर रहे हैं, जब हम इसको कॉल करेंगे किसी कंप्यूटेशन के लिए तो जो हम वैल्यू एक्स की देंगे वो वैल्यू यहाँ पे यूज होगी। समझ आई बात की? जी सर। Yes, sir. सर इस फंक्शन कहते हैं
जी जी, समझ नहीं है बात की। फंक्शन को कॉल कैसे किस तरह करते हैं? जी जी, मैं वही अभी आपको बताने लगा। अभी डिफाइन करने का तो मतलब पता चल गया कि हमारे पास एफ है और ब्रैकेट के अंदर कोई आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं एक्स वाई जी, और इक्वल साइन के फंक्शन क्या करना चाहता है। उधर हमारे पास फंक्शन क्या कर रहा है कि 1/1 प्लस एक्स कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अच्छा, ये उसको नहीं कर रहा है, एक्स की वैल्यू वो ऊपर से ले रहा है जो हमने पहले यूज की है। तो हम सबसे पहले क्लियर कर देते हैं लेट्स एक्स को। क्लियर बिल्ट इन फंक्शन है तो इसका कैपिटल होना चाहिए। तो एक्स को हमने क्लियर कर दिया। अब एक्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो या चले हम इसको ना किसी और वेरिएबल से कर लेते हैं, तो वो इंटरलिंक हो रहा है। तो हम इसकी जगह पे z वेरिएबल ले लेते हैं लेफ्ट से। और हमारा फंक्शन क्या था, 1/1 प्लस सेट। तो अभी ये जी के नीचे जो लाइन आ रही है ये किस चीज को शो कर रही है सर? ये अंडरस्कोर है, ये ब्रैकेट के अंदर ये अंडरस्कोर है, और ये पैरामीटर या आर्गुमेंट देने का तरीकेकार है डेफिनेशन के अंदर कि जब हम किसी यूजर डिफाइन फंक्शन बता ये कैसे आता है। ये शिफ्ट अंडरस्कोर होता है, हैफन ये अंडरस्कोर, वो वाला बटन आप दबाएंगे शिफ्ट प्रेस करके तो ये आ जाता है। कीबोर्ड पे मुख्तलिफ स्पेशल करैक्टर की मुख्तलिफ लोकेशंस होती हैं एग्जैक्टली। अब मेरे पास तो ये 0 के साथ एक बटन छोड़ के दूसरा बटन है, तो मैं शिफ्ट और वो प्रेस करूं तो मेरे पास ये अंडरस्कोर आ जाता है। ठीक है, एक डैश होती है एक अंडरस्कोर होता है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। अच्छा, तो ये फंक्शन है हमारे पास। ये फंक्शन हमने अब डिफाइन कर लिया। हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम f है, और वो एक पैरामीटर की आर्गुमेंट लेता है z, और क्या कंप्यूट करता है 1/1 प्लस z। तो अब हम इसको कॉल करते हैं, मतलब इस फंक्शन को आगे अपने एक्सप्रेशंस में यूज करते हैं। तो लेट्स से हम इसको कॉल करने का मेथड क्या है, आप जैसे आपने बाकी मेथड्स कॉल किए हैं बिल्ट इन फंक्शन, तो फंक्शन का नाम लिखना है, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वैल्यू लिख लेनी है। लाइक मेरे पास जो है वो 2 है, 2 के साथ मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ। जब मैं अब इसको रन करूंगा तो ये 2 जो है ये वाला ऊपर ये इस लाइन में z से जाके ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1/1 प्लस z मीन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 2। तो जो भी इसकी आउटपुट आएगी तो ये 1/1 प्लस 3। ठीक है, इसी तरीके से आप इस फंक्शन को मजीद और कंप्यूटेशन में भी कॉल कर सकते हैं। लाइक मेरे पास एक एक्सप्रेशन मैं बना देता हूँ, लाइक वो है 2 + 3 है उसके अंदर। ठीक है, तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को और इसमें प्लस कर देता हूँ उस फंक्शन को जिसको मैं अभी कॉल करने लगा हूँ, और उसकी वैल्यू लेट से 3 है। तो अभी देखें तो हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है 21/4। इसमें EXP की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, और F3 का मतलब क्या होगा कि वो फंक्शन कॉल किया जाए, वो कैलकुलेट करेगा 1/1 प्लस 3। तो जो उसका रिजल्ट होगा वो फिर एक्सप्रेशन के साथ जो भी एलसीएम वगैरह लेके जो होगा वो आंसर आता है। ठीक है, यस सर। सर हाँ जी। तो इसी तरह हम कोई और फंक्शन लेट से fx करते हैं, और उसके अंदर हम 2 पैरामीटर भी दे देते हैं, लाइक ये x है और ये हमारे पास y है, 2 पैरामीटर है। ठीक है, और इधर जो है ये फंक्शन क्या करेगा कि x और जो भी वैल्यू होगी उनको सिंपली क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है। अब इसमें y ऊपर पहले वैल्यू ले चुका है, तो मैं पहले उसको क्लियर कर लूं। सर जी ये इनपुट 47 वाले नहीं समझ आई।
मैं भी समझाता हूँ। तो वो वैल्यूज 45 वाला भी समझ था, y की x का मैंने पहले क्लियर कर लिया था। तो 45 वाले में क्या चीज समझनी थी, एक एक्सप्रेशन हम बना रहे हैं, ये एक वेरिएबल बना रहे हैं, जो भी हमने पीछे पढ़ा, वेरिएबल का नाम क्या है, exp, और उसमें क्या वैल्यू स्टोर हो रही है 2 + 3, तो वो 5 नीचे आउटपुट आ रही है, मतलब एक्सप्रेशन जो वेरिएबल है उसमें 5 जाके स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, उसी exp वेरिएबल को सम कर रहे हैं किसके साथ, f3 जो फंक्शन हमने ऊपर बनाया था उसके साथ। तो exp का मतलब 5 होगा और f3 का मतलब ऊपर जो फंक्शन जो हमने यूज किया है, डिफाइन किया है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1/1 + 3, तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 फिर नीचे इसके साथ कंप्यूट होगा, ठीक है, 5 + 1/4, तो जो भी आंसर है वो आ जाएगा। समझाई बात की? जी सर, ओके सर। हाँ जी। तो अभी ये दूसरी एग्जांपल कर रहे थे कि अगर दो आर्गुमेंट्स हों या दो पैरामीटर्स हों, तो लेट्स से हमारे फंक्शन का नाम जो है वो f(x) है, और इसमें पहला जो आर्गुमेंट है वो x है और दूसरा जो है वो हमारे पास y है, ठीक है। और ये फंक्शन करेगा क्या जब ये कॉल होगा, तो जैसे ऊपर वाला फंक्शन 1/1 + x काउंट कर रहा था, लेट्स से ये फंक्शन जो है ये सिंपली क्या कर रहा है, थोड़ा सिंपल अगर करें तो मैंने ऊपर x डायरेक्ट y किया था कि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, दो नंबर्स को, या हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये x की पावर कैलकुलेट करेगा और फिर हमारे पास प्लस y जो है उसका क्यूब काउंट हो जाएगा, क्यूब 3। तो ये फंक्शन हमारे पास है, इसको ये कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो अब हम जब इस फंक्शन को, ये ऊपर हमने अभी फंक्शन डिफाइन कर लिया है, तो जब हमने इस फंक्शन को कॉल करना है तो हमें फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट्स के अंदर उसके पैरामीटर लिख, तो अभी 2 है तो हमने भी यहाँ पे 2 ही देने हैं, लेट्स से मैं 2 3 दे देता हूँ, ठीक है। और जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे उसका रिजल्ट 31 दे देगा, ठीक है। जी सर, आ गई समझ। यस सर। इस तरह करके आप जो है ना वो फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं और उनको आप कॉल कर सकते हैं, आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो हम खुद बना रहे हैं। लाइक अभी ये देख रहे हैं कि हमने x² + y³, ये एक एक्सप्रेशन है और ये नहीं है बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको अपना फंक्शन बना के उसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। और फर्दर हम अपनी कंप्यूटेशंस के अंदर जिधर भी हमने x² + y³ कैलकुलेट करना हो या कंप्यूट करना हो, हम इस फंक्शन को जस्ट कॉल करेंगे, f(x) और आगे वैल्यूज दे देंगे। लाइक मैं f(x) आगे 5 और 7 के साथ इसको करना चाहता हूँ, तो मैं 5 और 7 आर्गुमेंट्स दे अपना आर्गुमेंट्स दे दूंगा, इसको रन करूंगा तो ये मुझे वो चीज कंप्यूट करके दे देगा। सर जी, इस तरह ये x² + y³ ये फिर यूजर डिफाइंड होगा ना? जी जी, ये यूजर डिफाइंड है, ठीक है। तो जिधर भी हम अपनी फर्दर कंप्यूटेशंस में जिधर भी हमें ये यूज करना हुआ x² + y³ इस एक्सप्रेशन को, तो हम फंक्शंस के थ्रू इसको कर सकते हैं। फंक्शन हमने एक दफा डिफाइन करना होता है, जस्ट एक दफा, और मल्टीपल टाइम हम उसको कॉल कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। ओके सर। ये उसी की एक एग्जांपल है हमारे पास, जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने फंक्शन बनाया, डिफाइन किया f(x) 1/1 + x। तो अभी नीचे इनपुट 5 में आप देखें तो हम 0.1 वैल्यू पास कर रहे हैं, ये आर्गुमेंट है हमारा, और जो भी उसकी कैलकुलेशन है नीचे में आउटपुट 5 में मिल रही है। इसी तरीके से हम 1 वैल्यू दे के या α² दे के हम जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। तो मतलब जब भी हमने कॉल करना है, हमने एक वैल्यू देनी है, तो वो फंक्शन उसको कॉल करेगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा, देन जो भी वो फंक्शन डिफाइन है कि 1/1 + x,
तो वो उसके मुताबिक उसको प्रोसेस करेगा, ये कंप्यूट करेगा। ठीक है जी। यस सर। yes sir. अच्छा, जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो हम जस्ट इंटरेस्टेड किसके अंदर होते हैं? हमारे दो दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला तो ये होता है कि हम उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करें। ठीक है, वो वैल्यू मीन कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई पूरा एक्सप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज तो ये है कि हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, और दूसरी चीज ये है कि हम अपनी फर्दर कंप्यूटेशंस में उन वैल्यूज को यूज करना चाहते हैं। ये भी हमने एग्जांपल्स देखी, वो EXP का एक्सप्रेशन बनाया और फिर हमने उसमें x + y स्टोर करवा के आगे फर्दर उसको यूज किया। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं, तो सारे वेरिएबल्स का मकसद यही होता है कि एक दफा उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर ली जाए, और स्टोर करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं या हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सप्रेशंस हैं, उनमें उन वैल्यूज को फिर यूज किया जाए। तो वो तरीकेकार हमें पता है कि हमने नेक्स्ट जो कंप्यूटेशंस है उसमें उस वैल्यू को कैसे यूज करना है। बस वो वेरिएबल का नेम हमने देते रहना है जहां जहां पे हमें उस वैल्यू को यूज करना हो। तो मैथमेटिका ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को उस वैल्यू से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, यही चीज हमने अभी पिछली 2-3 स्लाइड्स में पढ़ी थी। समझ आई बात की? जी सर। yes sir. yes sir. जैसे अभी इस स्लाइड पे ये इनपुट 1 हमने एक वेरिएबल a बनाया था, और इसमें हमने ये वाली वैल्यू जो है 6.28319 ये स्टोर की है। तो अब फर्दर हमने a को जहां पे भी यूज करना है, मैथमेटिका क्या करेगा, a को रिप्लेस कर देगा 6.28319 वैल्यू से। समझ आ गई बात की? यस सर। एक दफा हमने स्टोर करवाई है और मल्टीपल टाइम हमने उसको क्या किया है, यूज किया है। स्टोर करने के बाद क्लियर करना लाजमी होता है। नहीं, वो क्लियर तो हम इस वजह से कर रहे होते हैं कि जो प्रीवियस वैल्यू है अगर हम उसके अंदर इंटरेस्टेड ना हो, तो फिर उसको कोई नई वैल्यू देने के लिए हमें उसको पहले क्लियर करना पड़ता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो प्रीवियस वैल्यू जो उसमें स्टोर पड़ी होती है वो ही उसको यूज करने लग जाता है। तो इस वजह से कि हमारे एक्यूरेट रिजल्ट्स हों, जो वैल्यू हम चाहते हैं वो यूज की जाए, तो फिर हमें नई वैल्यू जो है वो उसको देनी पड़ती है। तो उसके लिए उसे क्लियर करना पड़ता है। ओके सर। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट चीज है आगे हमारे पास कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर करवाई जा रही होती है, ठीक है, वो वैल्यू इटसेल्फ कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती, वो फिर कंप्यूट होकर किसी फंक्शन से आनी होती है या किसी और कोई तरह की वैल्यू होती है। तो उस केस में मैथमेटिका क्या करता है कि डायरेक्ट वैल्यू जो है वो असाइन नहीं करता, बल्कि उसको डिले करके जब वो वैल्यू कंप्यूट होती है तो कंप्यूट होने के बाद असाइनमेंट करता है। इसको हम कहते हैं डिलेड असाइनमेंट। हाँ, पंखा बंद कर। समझाइए आप? बता दें सर जी, ये दोबारा बता दें। जी, वो ऐसे है कि हमने फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू a वेरिएबल है, इक्वल टू करके आगे कोई वैल्यू हमने उसमें स्टोर करवानी है, तो या तो हम वो वैल्यू डायरेक्ट दे देते हैं 2 + 4 या जो भी कुछ है, तो वो कैलकुलेट होकर डायरेक्ट स्टोर हो जाती है। या सम टाइम हम क्या करते हैं कि वो वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह की होती है, जैसे कोई फंक्शन है और उसमें आगे उसके आर्गुमेंट्स हैं, तो वो डायरेक्ट कंप्यूट नहीं होते। तो उस केस में जब तक वो फंक्शन कॉल नहीं होगा, कंप्यूट नहीं होगा, वैल्यूज वहां से नहीं मिलेंगी, तब तक असाइनमेंट नहीं होती। तो इसको हम कहते हैं डिलेड असाइनमेंट। लिखा हुआ है समटाइम्स दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन कंप्यूटेशंस ऑफ द प्रीवियस डिफाइंड फंक्शंस आर कांस्टेंट। ठीक है, तो वो वैल्यू मेरे पास एक तो है ना कि डायरेक्ट है a = 2 डायरेक्ट असाइन हो गया या स्टोर हो गया ये वेरिएबल में, और एक ये है कि 2 जो वैल्यू है वो कंप्यूट होकर आनी है किसी और एक्सप्रेशन से। तो जब तक वो कंप्यूट होकर नहीं आती तब तक a को कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी, तो इसको हम कहते हैं डिलेड असाइनमेंट। ओके सर।
ये एग्जांपल है हमारे पास इमीडिएट असाइनमेंट की। तो जब हमने इमीडिएट असाइनमेंट करवानी हो तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो इक्वल है दरमियान में, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो लेके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर स्टोर करवा दे। ठीक है, जी सर। तो जैसे a इज इक्वल टू 2 कह लें, a इज इक्वल टू 2, तो a जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू होगी और 2 जो है वो राइट हैंड साइड वैल्यू होगी। और अमूमन ये होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कोई वेरिएबल होता है जो वैल्यू स्टोर कर सके, और जो राइट हैंड साइड है वो कोई कांस्टेंट, कोई एक्सप्रेशन, कोई फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो राइट हैंड साइड मतलब कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका वेरिएबल होना जरूरी है। अच्छा, आगे वैल्यू ऑफ द RHS या राइट हैंड साइड इज इमीडिएटली असाइन्ड टू LHS। अब इस सिनेरियो में, ये सिंटैक्स में, जो राइट हैंड साइड वैल्यू है वो इमीडिएटली असाइन हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड को। तो नीचे इसकी एग्जांपल दी हुई है, हमने एक वेरिएबल बनाया है। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है आवाज सर, आ रही है आवाज। आंधी कोई सर। तो हम एक वेरिएबल बना रहे हैं rand1 का, ठीक है, और इसमें क्या स्टोर करवा रहे हैं, ये तो rand1 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास rand1 है, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे। तो फंक्शन क्या है, रैंडम है, और आगे जो ब्रैकेट्स हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, आर्गुमेंट इसका कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमें एक रैंडम वैल्यू देगा। ये रैंडम वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 1 के दरमियान कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करके ये हमें फंक्शन देता है, और वो वैल्यू जो है वो rand1 के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट असाइनमेंट है। तो जब इस तरह की डायरेक्ट असाइनमेंट हम करते हैं तो मैथमेटिका वैल्यू, उस वैल्यू लेके उस वेरिएबल में स्टोर करवा के जो भी वो वैल्यू होती है उसको नीचे आउटपुट में दे देता है। जैसे ये ऊपर इनपुट 9 और आउटपुट 9 आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है जी सर। सर ये रिपीट कर दें। जी, सिंपल ये है कि हम असाइनमेंट करवाना चाह रहे हैं ना, तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इमीडिएट असाइनमेंट, डिलेड वाली अभी बात नहीं हो रही। तो इमीडिएट असाइनमेंट में हमने सिंटैक्स देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो ही होते हैं और दरमियान में इक्वल साइन होता है। तो ये इनपुट 9 वाली जो स्टेटमेंट है इसमें हम सिंपली एक वेरिएबल बना रहे हैं random1, और दरमियान में असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल साइन है, और आगे क्या है, रैंडम एक वेरिएबल है, सॉरी फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है कि हमें कोई रैंडम नंबर देता है 0 और 1 के बिटवीन जो भी हो। तो अभी जब ये इनपुट 9 को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो लेट्स से इस रैंडम फंक्शन ने हमें 0.668693 नंबर जनरेट करके दिया, तो वो rand1 वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। तो ये असाइनमेंट हुई है। जो दरम्यान में असाइनमेंट ऑपरेटर है उसने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से रैंडम फंक्शन से वैल्यू लेके लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल है उसमें उस वैल्यू को स्टोर करवा दिया। ठीक है, यस सर। यस सर। तो अभी हम इस rand1 का जो वेरिएबल है इसको हम फर्दर आगे किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो ये नीचे इनपुट 11 में अगर आप देखें तो हम एक टेबल जो है वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसमें उस वेरिएबल को दे रहे हैं, और आगे करली ब्रैकेट्स के अंदर 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस rand1 का जो वेरिएबल उसमें जो भी वैल्यू है उसको 5 टाइम जो है 5 टाइम्स वो डिस्प्ले करे। तो अभी ये नीचे आउटपुट में आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू स्क्रीन नहीं शो हो रही हो रही है।
चले आप हो रही है सर। सेटिंग्स वगैरह होंगी, आप अपने चेक करें। तो सर दोबारा शेयर करना फिर हो जाएगी। तो ये 5 टाइम जो है ना इसने इसको आउटपुट में दे दिया है, और आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू दी है 5 टाइम्स, वो सेम वैल्यू जो ऊपर एक दफा जनरेट होकर उस रैंडम वेरिएबल को असाइन की गई है। और अगर हमने ये चेक करना हो कि इस वक्त इस वेरिएबल में क्या वैल्यू है, तो ये हमें पता है कि हम क्वेश्चन मार्क्स दे के उस वेरिएबल का नाम दें तो हमें पता चल जाता है क्या वैल्यू है। ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है डिलेड असाइनमेंट। अब डिलेड असाइनमेंट में जो सिंटैक्स है, ये लिखने का जो तरीका है, वो हमारे पास LHS और इक्वल साइन अब यहाँ पे नहीं है, या असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, उसके साथ कॉलन भी है, तो LHS कॉलन इक्वल साइन RHS। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो कॉलन और इक्वल साइन है ये बता रहे हैं कि ये डिलेड असाइनमेंट है। तो मैथमेटिका जो है उसकी वैल्यू जो है वो डायरेक्ट उसको असाइन नहीं करता या इमीडिएटली असाइन नहीं करता जब तक कि वो फर्दर कंप्यूट होकर नहीं आ जाती उसकी वैल्यू। ठीक है, इसको हम सेट डिलेड फंक्शन से भी कर सकते हैं। सेट डिलेड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों वे में, दोनों मेथड्स हैं, किसी वे में आप लिख सकते हैं। तो यह कि एक्सप्रेशन इज नॉट इवैल्यूएटेड until left hand side is not used in subsequent computations। कि जब तक जो वैल्यू है वो आगे फर्दर कंप्यूटेशंस में यूज नहीं होती तब तक इसको कोई वैल्यू नहीं मिलती। ठीक है, यस सर। यस और अभी आपने यहाँ पे ये देखा कि ये जो इनपुट 9 थी, जब हमने इसको डायरेक्ट या इमीडिएट असाइनमेंट करवाया तो हमें फौरन उसकी आउटपुट वैल्यू मिल गई 0.668। और इधर अगर हम बात करें तो हमें जब इनपुट 10 हम करवाते हैं तो हमें कोई वैल्यू आउटपुट में नहीं मिलती। तो इसका मतलब है कि ये इमीडिएट असाइनमेंट नहीं हुई, अभी तक ran2 वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है जब तक आप ran2 को फर्दर किसी जगह पर यूज नहीं करते। तो ये नीचे इनपुट 13 में हमने फिर यूज किया है ran2 वेरिएबल को, सेम उसी तरीके से कि 5 टाइम इसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले की जाए। तो ये देख रहे हैं आप नीचे आउटपुट 13 में हमारे पास 5 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। उधर इमीडिएट असाइनमेंट में हमारे पास सेम वैल्यूज आ रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। और उसकी वजह यही है कि उधर डायरेक्ट असाइनमेंट जब इनपुट स्टेटमेंट ये वाली इनपुट 9 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी तो जो भी वैल्यू थी वो डायरेक्ट उसमें स्टोर हो गई थी, और यहाँ पे जब हमने उसको कॉल किया तो जो स्टोर वैल्यू थी वही हमें बार बार मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू थी वो उसको असाइन नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जब हमने उसको कॉल किया या यूज किया उस वेरिएबल को तो उससे जो एसोसिएटेड वैल्यूज थी वो मल्टीपल टाइम मिलती रही, और हमारे पास इसलिए डिफरेंट वैल्यूज थी वो आउटपुट में मिली। ठीक है, और अगर हम ये देखना चाहें कि ran2 में क्या है या ran2 एक्चुअली क्या चीज है, तो हमें ये नीचे आप देख रहे हैं कि ran2 आगे कॉलन इक्वल साइन और ये रैंडम फंक्शन है पूरा। ठीक है, लेकिन इस सिनेरियो में हमें rand1 इज इक्वल टू वो वैल्यू मिल रही थी जो उसके अंदर स्टोर थी। इधर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है अभी तक, जस्ट ran2 उस वेरिएबल को डिनोट अपना फंक्शन को डिनोट कर रहा है जो फंक्शन हमने ऊपर उसको असाइन किया हुआ है। तो जब ये कॉल होगा तब वैल्यू जो है वो उसको असाइन होगी। 5 टाइम कॉल होगा तो 5 डिफरेंट वैल्यूज उसको असाइन। ठीक है, यस सर। सर जी इन दोनों में से जी जी सर जी ये जो दोनों आपने असाइनमेंट बताई है इमीडिएट और डिलेड असाइनमेंट, इन दोनों में से ज्यादा यूजफुल कौन सा है? ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम के ऊपर। अगर बताया तो है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो आपके पास अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट असाइनमेंट कर सकते हैं, इमीडिएट असाइनमेंट। और अगर कोई एक्सप्रेशन है जो आप असाइन कर रहे हैं
और उसकी वैल्यू फर्दर कंप्यूट होके आनी है किसी और एक्सप्रेशन से, तो फिर आप डिलेड असाइनमेंट करते हैं। ठीक है ओके सर। जी सर। हाँ जी, जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल बनाया rand 1 इज इक्वल टू, हम इसको असाइन करवा रहे हैं वही फंक्शन सेम उसी तरह से। अच्छा, तो हम ये कर रहे थे कि रैंडम वेरिएबल यहाँ पे हम उसको असाइन करवा रहे हैं रैंडम फंक्शन। तो अभी इस रैंडम फंक्शन ने लेट्स से 0.532846 वैल्यू जो है वो दी है उसको। तो अब हम इस रैंडम को जहाँ पे भी फर्दर आगे यूज करेंगे इसकी वैल्यू 0.53 स्टार्ट होगी। लाइक हम अगर इसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं तो आप देख लें ये 1.53285 कुछ इस तरह होगी ये राउंड अप करके। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम इसको लेट्स से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी नंबर के साथ। ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ जी, तो उधर वो जो एग्जांपल थी कि 5 टाइम उसको डिस्प्ले करने वाली, तो वो हम टेबल की फॉर्म में उसको डिस्प्ले करते हैं और पहली चीज हम देते हैं कि किस चीज को डिस्प्ले करना है और कॉमा सेपरेट के कितने कितने दफा करना है। तो लेट्स से हम 3 टाइम इसको करवाते हैं, तो ये देख लें वही सेम वैल्यू अभी तक जो है उसकी दे रहा है। तो अब इसमें एक दफा असाइनमेंट हुई इनपुट 53 पे, एक दफा जो भी वैल्यू थी वो डायरेक्ट उसी वक्त असाइन हो गई उसी लाइन पे और उसकी आउटपुट हमें 53 मिल गई। और नीचे फिर हमने उस वैल्यू को जहां जहां पे रैंड 1 को यूज किया है वेरिएबल को, तो उसका मतलब उसकी वैल्यू 0.532846 यूज हुई है। जबकि जो डिलेड असाइनमेंट है उसमें हम कॉलम दे के इक्वल साइन और आगे जो है वो हम वैल्यू देते हैं, ये कोई फंक्शन देते हैं जो भी। तो अभी आप देखें इसकी इनपुट 57 के बाद हमें आउटपुट 57 नहीं मिली, हालांकि यहाँ पे इनपुट 53 के बाद आउटपुट 53 मिला क्योंकि वो डायरेक्ट असाइनमेंट हो गई। जो वैल्यू रैंडम फंक्शन ने जनरेट की वो रैंडम 1 में डायरेक्ट स्टोर हो गई। लेकिन यहाँ पे रैंडम फंक्शन ने अभी तक कोई वैल्यू जनरेट नहीं की और रैंडम 2 वेरिएबल के अंदर अभी तक कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि ये डिलेड असाइनमेंट है। जब तक आप इस रैंडम 2 को आगे किसी जगह पे यूज नहीं करेंगे ये रैंडम फंक्शन उसको कोई वैल्यू जनरेट करके असाइन नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये दरमियान में ये जो ऑपरेटर है कॉलन और इक्वल साइन एक्चुअली फंक्शन इसका है। ये वैल्यू राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड को दे ही नहीं रहा। तो ये कब देगा? जब हम इस रैंडम 2 को कहीं यूज करेंगे। तो रैंड 2 में अगर हम फॉर एग्जांपल 1 ऐड करते हैं तो अभी ये देखिए हमें एक वैल्यू दे रहा है 1.4001। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 तो ऐड हुआ है और रैंड 2 की वैल्यू जो रैंडमली जनरेट हुई फंक्शन के थ्रू वो 0.4019 थी। और अगर हम इसको उसी तरह टेबल फॉर्मेट में करना चाहें तो हम रैंड 2 और उसके बाद इसको लेट से 10 टाइम्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास 10 डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है डिलेड असाइनमेंट में और इसमें इमीडिएट असाइनमेंट में। सर डिलेड असाइनमेंट यूज क्यों करते हैं? अभी तो हमने बताया आपको कि जब आपने फर्दर कंप्यूटेशंस में उसको यूज करना हो
वैल्यू को, तो फिर डिलेड असाइनमेंट आप यूज करेंगे। अदर डायरेक्ट वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तो जस्ट फिर आप इमीडिएट असाइनमेंट कर सकते हैं। ओके सर। तो अभी हम अगर दोनों का अगर मुवाजना करें, रैंड 1 को हम अगर एग्जीक्यूट करवाएं और रैंड 2 को अगर हम करवाएं, तो आप दोनों में यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि ये रैंड 1 चूंकि इमीडिएट असाइनमेंट थी, जब ये वेरिएबल बना तो उसी वक्त वैल्यू स्टोर हो गई उसके अंदर, तो इस वजह से यहाँ पे उसकी वैल्यू वो साथ में मिल रही है 0.53। और रैंड 2 जो है ये डिलेड असाइनमेंट में था, तो इसकी आप वैल्यू अगर आप देखें तो रैंड 2 और आगे वो फंक्शन इटसेल्फ आ रहा है, मतलब कोई असाइनमेंट हुई नहीं, ना कोई वैल्यू रैंडम से जनरेट हुई, ना ही रैंड 2 वेरिएबल में वैल्यू स्टोर। और ये कब तक नहीं होगी, मतलब ये कि असाइनमेंट अभी जो है वो डिले हुई है, तो ये कब होगी, जब आप रैंड 2 फंक्शन को कहीं फर्दर यूज करेंगे तब वैल्यू असाइन हो जाएगी, ये स्टोर हो जाएगी। स्टोर कैसे होती है? हाँ जी, स्टोर कैसे होती है? ऑप्शन स्टोर कैसे होती है यही पूछ रहे हैं आप? अगर आप ये पूछ रहे हैं कि स्टोर कैसे होती है, तो ये जो इक्वल साइन या असाइनमेंट ऑपरेटर हम दरमियान में दे रहे हैं, इसका काम ये होता है कि वो वैल्यू इधर से लेकर उधर दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवाए। और अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो स्टोर करना क्या होता है, तो वो फिर हमने पहले भी पढ़ा था, पहले लेक्चर में दूसरे में, कि कंप्यूटर की मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें मुख्तलिफ लोकेशंस होती हैं, तो वेरिएबल जो होता है वो किसी एक लोकेशन का नेम होता है जिसमें वो वैल्यू जाके स्टोर होती है, तो वहां से स्टोर होती है और वहीं से कॉल होती है। ठीक है जी। यस सर। यस आगे सर। चलते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। ये ग्लोबल रूल्स हैं, मतलब ये होता है कि जब आप असाइनमेंट वगैरह करते हैं तो एक्चुअली मैथमेटिका उस वेरिएबल के साथ कोई एक रूल असाइन करता है, उसको ये एसोसिएट करता है। ठीक है, वो रूल क्या है? अभी वैसे ये देखें तो है कि 2 काइंड्स ऑफ रूल्स हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन है, जो हमने देखे हैं कि जो ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी है किसी रूल की, तो आप क्वेश्चन मार्क्स दे के आगे उसका जो नेम है वो देंगे, तो उससे रेलेवेंट जो भी चीज है वो आपको नजर आए। जैसे अभी हमने मैथमेटिका में एट द एंड करके भी देखा, डिलेड असाइनमेंट में और इमीडिएट असाइनमेंट में, तो हमने क्वेश्चन मार्क्स दे के रैंड 1 और क्वेश्चन मार्क्स दे के रैंड 2 करके 2 इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की थी। तो बिल्ट इन फंक्शंस के लिए जो ऑलरेडी डिफाइन है, जब हम रूल देखना चाहते होते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क्स दे के आगे उस फंक्शन का नेम देते हैं, तो वो हमें रूल में क्या बताता है कि उस फंक्शन का सिंटैक्स कैसे होगा, और उससे रेलेवेंट कोई डिटेल वगैरह हो तो वो हमें मिलती है। ठीक है, और अगर हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन होगा तो वो उससे रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलेगी। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये रैंड 1 और रैंड 2 की ये जो रूल्स हैं, ये नीचे हमें प्रिंटेड किए हुए मिल रहे हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल है रैंड 1 और उसमें वैल्यू ये है, ये भी ग्लोबल है रैंड 2, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, जो उसका रूल है वो ये है। ठीक है, रूल मीन के उस वेरिएबल से एसोसिएटेड जो वैल्यू है वो क्या है, एक्चुअली वो किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है जी? सर जी ये जो रूल है ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस के हैं दोनों? अभी हमने ये एग्जांपल जो है ये यूजर डिफाइन की। ओके सर। देखना कि अभी मैथमेटिका में ये मैथमेटिका में हमने ग्लोबल ये रैंड 1 और रैंड 2 क्वेश्चन मार्क से दिए ना। अभी हमने सिंटैक्स देखा कि जब हमने किसी फंक्शन से एसोसिएटेड कोई रूल चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क्स देते हैं और आगे
लाइक बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास ये n जो है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, इंटर करेंगे तो ये हमें उससे रेलिवेंट जो है ना वो डिटेल देगा, उसका सिंटैक्स देगा कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, क्या फंक्शन नेम आगे एक्सप्रेशन दे सकते हैं, फंक्शन नेम एक्सप्रेशन या आगे कितने डिजिट तक आप उस नंबर को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ये जो नीचे डिटेल है ये इसके रूल्स हैं बिल्ट इन फंक्शन के, और ये जो ऊपर हमने रैंड 2 या रैंड 1 किए तो ये हमारे पास यूजर डिफाइंड रूल्स हैं। ठीक है जी सर। यस सर। ये देखें ये हमने ऊपर जो फंक्शन अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए थे, अभी मैंने उसको लिखा है क्वेश्चन मार्क्स एफ, तो हमें बता रहा है कि ये एफ से मुराद क्या है, एफ साथ ये चीज है 1 प्लस जी, और सर आपकी आवाज नहीं आ रही। डबल आर्गुमेंट्स हो तो उसके साथ तो इनको ग्लोबल रूल्स कहते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर आवाज नहीं आ रही, रिपीट कर दें। अच्छा वो हो गया रिपीट। उसमें क्या था कि बिल्ट इन फंक्शंस अगर हो तो जब हम उसका रूल डिस्प्ले करते हैं क्वेश्चन मार्क्स देके तो वो हमें उसका सिंटैक्स और उसकी कोई फर्दर डिटेल है फंक्शन की तो वो हमें बताता है, और अगर यूजर डिफाइन होंगे तो जो हमने उसको डिफाइन किया होगा ऊपर उस फंक्शन को या उसका रूल या उससे एसोसिएटेड वैल्यू तो वो हमें आउटपुट में मिलती है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास पीस वाइज फंक्शंस है कुछ, एक सेकंड होल्ड। अच्छा ये हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है ये पीस वाइज फंक्शन को डिफाइन। सर जी आज के लिए काफी है। सर सर काफी है, बहुत है सर जी काफी है, बहुत है। 15 मिनट रहते हैं सर, इतना पढ़। अटेंडेंस हो गई है? जी सर हो गई अटेंडेंस। ये वाली स्लाइड करवा रही है। चलो नोट्स तो शेयर कर दें सर। सर स्लाइड शेयर कर देना। यस सर।